नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। अपना सवाल जवाब का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। पहली कॉल लेते हैं ब्रेक के बाद। हेलो। Hello. जी। I just wanted to ask, it's been a year and a half since I've come to the UK on a spouse visa through DLA, and I just want to know for my extension, what course do I need to do? What course do you need to do? Yeah, for my extension. Okay. Did you do the A1 level before you came? Yeah. Okay. So when you're doing the extension, when is it due? Well, I've been here about another year and a half now. Been a year and a half. So you'll be applying after October this year, wouldn't it? Yeah. Okay. If you're applying for a spouse visa extension after October 2016, you will need to do the A2 level. A2, is that all or anything else? Okay, what they've said is that A1 is for the initial applications, and when you're applying for an extension and your extension is due after October 2016, then you will need to do the A2 level, English. So, when do I need to do the UK, what is it? Life in the UK test? Yeah, Life in the UK test would be when you're applying for indefinite leave to remain. Right. So you've come on a spouse visa, you spent 2.5 years. I've come through DLA, you see. Sorry? I'll come through the DLA. Yeah, that's fine. That means you do not have any income requirements. Right, okay. Okay, so you don't have the income requirements, which is the 18,600 and all that. But if you're going down this route, I mean, I've never actually come across it, but I would imagine that the English language requirement and that life in the UK test for indefinite leave would still be required. Right, okay then. Okay, so just to be on the safe side, make sure you do that. All right, all the best. अच्छा, जल्दी से उर्दू में भी इसका खुलासा पेश कर दूं। सवाल इनका ये था कि ये DLA पे यानी डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस की बेसिस पे यहाँ पे आई हैं और स्पाउस वीज़ा के ऊपर आई हैं, यानी किसी ब्रिटिश नेशनल से इंडेफिनिट लीव होल्डर से शादी करके ये आई हैं यहाँ पे। और अब इनको ये पूछना है कि क्या मैं आगे से एक्सटेंशन के लिए जब मैंने अप्लाई करना है तो क्या मुझे A1 लेवल टेस्ट करना होगा या मुझे A2 लेवल करना होगा। इनकी एक्सटेंशन ड्यू है अक्टूबर 2016 के बाद, सो वहाँ पे इनको A2 लेवल करना होगा। बिकॉज अब जो कानून बना चुके हैं होम ऑफिस वाले, वो ये है कि आपने जब एक्सटेंशन के लिए, स्पाउस वीज़ा की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर लेवल पर दिखानी पड़ेगी। सो जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें तो आपको A2 लेवल करना होगा। बाकी इन्होंने पूछा कि DLA के ऊपर यहाँ पर आई हैं तो क्या इनके ऊपर फिर भी इंग्लिश लैंग्वेज लागू होती है, जो टेस्ट लागू होता है कि नहीं होता। मेरा जवाब उसमें यही है कि इनकम रिक्वायरमेंट से तो चलो ठीक है, इनको वो एग्जेम्पशन मिल जाती है, लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कि आपकी फिर भी इंग्लिश रिक्वायरमेंट मांगी जा सकती है। सो इफ़ दैट इज़ द केस तो फिर इनको इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। इन एनी केस मैं कहता हूँ जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, बेहतर है कि अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप कर सकते हैं टेस्ट, तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको कोई किसी किस्म का मसला ना हो। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी बुखारी साहब, मुझे आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछने थे असल में, 3-4 शादी के सिलसिले में। चलें बताइए। अच्छा जी, मुझे ये पता करना है, एक तो दोनों बच्चों की शादी साथ में है, तो ये मैंने कुछ नहीं किया, आपकी कॉल कट गई, क्या हुआ। हेलो जी आवाज़ आ रही है जी, बोलें दोबारा। बिल्कुल आ रही। हेलो जी, दोबारा बताइए, मैं सुन रहा हूँ जी। जी, मुझे अपने बच्चों की शादी के बारे में सिलसिले में कुछ सवालात करने थे। जी पूछिए। अच्छा, मुझे ये पता करना है कि मैंने ये सुना है कि दोनों बच्चों की अगर शादी एक साथ होती है तो दोनों की वीज़ा एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते एक घर के लिए, एक एड्रेस पे। गलत सुना है जी। चले अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा बुखारी साहब ये है, बच्चे जॉब करते हैं, ओके, और ये है कि इनका प्रोसीजर क्या है और कितना टाइम पीरियड लगता है और पेपर वर्क में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये पता करना था। मैडम जी, आपको पता है कि एक फ़ोन कंसल्टेशन में और एक पर्सनल कंसल्टेशन में और टीवी पे सवाल पूछने का फ़र्क क्या होता है। आपने सारा कुछ पूछ लिया कि मैं यहीं पे आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं यहाँ पे तो सारा कुछ नहीं कर सकता, इसमें कम से कम 15-20 मिनट तो मुझे चाहिए कि मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूंगा। मोटी बात आपको मैं बता देता हूँ। जो आपने पहला सवाल पूछा कि जी दोनों की शादी एक साथ हो रही, तो आपने ये सुना है कि आप एक घर से दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप 6 बेडरूम के घर में रहते हैं और 4 लोग वहाँ पे रह रहे हैं और आपने शादियाँ करके उनके स्पाउस वीज़ाज अप्लाई करने हैं और उनके हस्बैंड्स और वाइफ्स को लेकर आना है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। आपके पास इनफ अकोमोडेशन मौजूद है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपका 1 बेडरूम का फ्लैट है या 2 बेडरूम का फ्लैट है और उसमें आप इकट्ठे सारे रह रहे हैं, तो फिर आपको मुश्किल पड़ेगी। और वो फिर ये नहीं कि सिर्फ एक वक्त में नहीं कर सकते, वो आप कभी भी नहीं कर सकते, बिकॉज जब भी आपने करना होगा तो आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पे ओवरक्राउडेड हो जाती है। दूसरा जो आपने पूछा कि जी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, जो वो जॉब्स कर रहे हैं उनको अपने 6 महीने की जॉब्स की पे स्लिप्स दिखानी होंगी, एम्प्लॉयर्स के लेटर्स दिखाने होंगे, उसकी बेस पे वो अपने बैंक स्टेटमेंट साथ लगा के जिसमें पैसे आ रहे हों, वो 6 महीने का एविडेंस लगा के अपनी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। टाइम कितना लगता है? 2-3 महीने में आपका फैसला हो जाना चाहिए। और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? मैरिज सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स टू प्रूव कि रिलेशनशिप जेन्युइन भी है, सब्सिस्टिंग भी है और मैरिज वैलिड भी हो चुकी है, वो सब कुछ आपने करना होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, वो जो भी अगर उन्होंने कोई डिग्री की हुई है तो वो रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है यूके से अगर डिग्री की है। अगर डिग्री नहीं की हुई तो उनको अपना A1 लेवल कम से कम करना होगा। जो टेस्ट अब एक्सेप्टेड है वो सिर्फ ट्रिनिटी का एक्सेप्टेड है। सो ये सारी जो खुलासा है वो मैंने आपको पेश कर दिया। अब आप इसके ऊपर बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अपने फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा। ये आपने बहुत एक बड़ा सवाल और बहुत जनरलाइज तरीके से पूछ लिया, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया आपको बिल्कुल हर चीज़ में डिटेल में जाके, लेकिन आपको फिर भी मैंने हर चीज़ का जवाब दे दिया। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो सर अपना टीवी बंद कर दें वरना आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है। डैनिश पासपोर्ट है और 3 बच्चे हैं, उनके पास भी डैनिश पासपोर्ट है। तो हेलो वालेकुम सर, मैंने पता करना था कि मेरे पास डैनिश पासपोर्ट है अच्छा और मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं, उनके पास भी डैनिश पासपोर्ट है। मैं अपनी वाइफ का वीजा अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करना पड़ेगा और मुझे इनकम शो करनी पड़ेगी या नहीं? आप यहाँ पे काम करते हैं और आप डेनिश पासपोर्ट पे हैं, अगर आप यहाँ पे अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपनी वाइफ को एज अ डिपेंडेंट, एज एन EEA डिपेंडेंट यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। उसमें आपको कोई इनकम रिक्वायरमेंट पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई चीज़? और फीस भी देनी पड़ेगी या क्या है उसका? और बताएं, और क्या सवाल है आपका? और घर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? 3 बच्चे हों तो ओके, और कोई चीज़ जी? हेलो जी बताइए सर, प्लीज अपना टीवी छोड़ दें, मुझसे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा जी। आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं वो मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आप बोल ही नहीं रहे बीच में। आपने पूछा कि जी आपको इनकम रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कि नहीं, आपको फीस अदा करनी होगी कि नहीं, आपको घर दिखाना कि नहीं, इसके अलावा कोई और चीज? है सर, उस टीवी बंद है। घर की क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए घर की रिक्वायरमेंट है? चलिए मैं बताता हूँ जी। देखिए घर की रिक्वायरमेंट सिंपली ये है कि आपने जब अप्लाई करना है तो आपने उनको सेटिस्फाइड इस चीज़ पे तो करना है ना कि आपके पास अकोमोडेशन अवेलेबल है। तो आपका घर है, अगर आपके साथ 3 बच्चे हैं, आप उस घर में रहते हैं, 2 बेडरूम्स है आपके, तो वो काफ़ी नहीं होगा, आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप 3 बेडरूम घर ले लेते हैं या फ्लैट ले लेते हैं तो वहाँ पे आपके लिए ये चीज़ बन सकती है। दूसरी तरफ आपने जो फ़ीस की बात की, आपकी कुछ ना कुछ फ़ीस रिक्वायरमेंट यूके में तो होती है। अगर आप इंटरनेशनली एप्लीकेशन करते हैं, मेरा ख्याल है उसके लिए आपको कोई फ़ीस भी नहीं जमा करानी होती। तीसरी चीज़ आपने अपनी इनकम रिक्वायरमेंट का पूछा। इनकम रिक्वायरमेंट आपकी कोई मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं और आप TT राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं इन द यूके, उसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप एम्प्लॉयड हैं, या आपके पास अपने इंडिपेंडेंट मीन्स हैं, या आप कोई बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं कुछ अर्सा गुजारने के बाद, अपने TT राइट्स एक्सरसाइज करने के बाद। इन सारी चीज़ों के, इन सारी सूरतों के अंदर आप क्वालिफाइड पर्सन बन जाते हैं। क्वालिफाइड पर्सन का मतलब ये EEA नेशनल हु इज एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स। उसकी बेस पे आप अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे आपकी वाइफ हों। बच्चों के पास, आपके सारों के पास डेनिश पासपोर्ट्स हैं तो वो आपके डिपेंडेंट्स भी नहीं आते इसके अंदर इमिग्रेशन स्टेटस के लिए। आपकी वाइफ आपकी डिपेंडेंट आती हैं, उनको जब आपने अप्लाई करना होगा तो उसके लिए सिर्फ आप उनके लिए डिपेंडेंसी का एप्लीकेशन डालेंगे वहाँ पे। उसके लिए कोई लंबा चौड़ी आपको इनकम की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये दिखाना है कि आप काम कर रहे हैं और अपने आप को लुक आफ्टर कर सकते हैं। सो अगर आप एक एडिक्वेट किस्म की इनकम कमा रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आप पे करते हैं अपने फ्लैट का रेंट, लेट्स से आप 1000 पाउंड पे करते हैं और आप अपनी इनकम दिखाते हैं कि जी मेरी 500 पाउंड है, तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ। आपने इनकम अपनी दिखानी है अपने एक्सपेंसेस के मुताबिक और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अगर वो सब कुछ करके आप एक कर लेते हैं तो उसमें कोई आपको एक मिनिमम इनकम 18,600 या उस तरह की कोई चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यूरोपियन लॉ के अंदर जा रहे हैं। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छी कंसल्टेशन देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। सर मेरे तीन छोटे छोटे सवाल हैं। सबसे पहले ये कि मैंने एप्लीकेशन डालनी है फैमिली लाइफ एज अ पेरेंट
ठीक। ये रूट पे। ठीक। तो मेरे पास वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, वैलिड नेशनल आईडी कार्ड है, तो क्या ठीक। उस पे एप्लीकेशन हो सकती है या? ओके, सेकंड सवाल पूछे। ओहो, लाइन कट गई आपकी। आपने तो कहा था अभी, आपने तो मेरी तारीफ भी की और फिर आपकी लाइन कट गई। एनीवे, चलें, आपने पेरेंट की रूट पे 10 साल की रूट के ऊपर अप्लाई करना है, और आपने जो अभी तक सवाल पूछा था वो सिर्फ ये था कि आपके पास अपना पासपोर्ट नहीं है लेकिन नेशनल आईडी कार्ड है, क्या वो चलेगा? बिल्कुल चलेगा जी। एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए जब आपने FLR एप्लीकेशन करनी होती है, FLRO कर रहे हैं, FLRFP कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, उसके लिए जब आपने एप्लीकेशन के लिए जो अपना डॉक्यूमेंट, अपना ID डॉक्यूमेंट लगाना है, वो आपका कोई नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी हो सकता है, आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, और अगर आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। ये तीनों चीज़ें एक्सेप्टेड है। आपके पास अपना अगर वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है तो आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी सर, आपकी कॉल कट गई बीच में, मैंने कुछ नहीं किया, बस कहीं पे लाइन ड्रॉप हो गई आपकी। मुझे दफ्तर में फ़ोन कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको वहां पे जवाब दे दूं। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मैं ग्लासगो से मिसेस अजीज बात कर रही हूँ। जी मिसेस अजीज, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। मुझे आपसे 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने हैं, प्लीज आप उसका जरा जवाब दे दीजिए। जी बताएं। नंबर 1, 2011 में हमें डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी 6 साल के लिए। हाँ, वो 6 साल की इकट्ठी दे दी थी 2014 में आपको? हमें उसकी एक्सटेंशन मिली। अब फिर उसके बाद हमारी अगस्त 2017 में एक्सटेंशन होनी है या इंडेफिनेट होनी है। ओके। उसके बाद मैंने पूछना था कि हमें कौन कौन से लैंग्वेज कोर्स पास करने हैं। हाँ। और तीसरा ये कि मैं इस कंट्री में 2007 में आई थी। अच्छा। मेरे बड़े बेटे को स्कूल जाते हुए 9 साल हो गए हैं, और जो छोटी बेटी है अब वो 8 साल की होने वाली है। तो मैंने ये पूछना था, इस हिसाब से क्या हम 7 साल वाली कैटेगरी में इंडेफिनेट जल्दी अप्लाई कर सकते हैं या 2017 में ही अप्लाई करना होगा? और तीसरा एक ये पूछना था कि चाइल्ड बेनिफिट का इस पर कोई हमारी एक्सटेंशन या इंडेफिनेट पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने एक्सटेंशन ली थी तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। ठीक है। क्योंकि इसके अलावा हम कोई और बेनिफिट नहीं लेते। तो ये कहना था कि जब हमें एक्सटेंशन के बाद होम ऑफिस से जो लेटर मिला था ना जी, उसमें ये मेंशन था कि हम स्पाउस वीजा के अलावा हर सहूलत एज अ ब्रिटिश नेशनल हम अवेल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। और चलें, और main कोई ये सवाल कि आपका? अगर आपसे मसलन हमने मिलना हो तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? मैं जी क्योंकि ग्लासगो में बहुत तो जगहों पे आपको कोई पाया ऑफिस जाता नहीं है। हूँ। मैं हर दूसरे हफ्ते बर्मिंघम जाता हूँ, हर दूसरे और ऑल्टरनेट वीक पे मैं मैनचेस्टर जाता हूँ। इस हफ्ते इंशाल्लाह बुध वाले दिन मैं मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, वरना बाकी हफ्ता सारा मैं अपनी मजदूरी जो अपनी दुकान पे लगा रहा होता हूँ वो अपनी फिंचली में होते हैं। फिंचली हमारा जो हेड ऑफिस है बुखारी चेंबर्स का, सो आप वहाँ पे मिल सकते हैं। बाकी मैं स्काइप पे भी कंसल्टेशन कर सकता हूँ, फ़ोन पे भी कर सकता हूँ, इन पर्सन, ईमेल, जो भी आपको चीज़ सूटेबल रहती है आप उस पर कर लें। अभी तक व्हाट्सएप पे नहीं शुरू किया, वरना बाकी सारी चीज़ें कर लेता हूँ। एनीवे, आपको मैं आपका सवालों का जवाब दे दूँ जी जल्दी से। 2011 में आपने DLR आपको मिल गई। आपने कहा कि 6 साल की मिल गई, वो 6 साल की तो नहीं होगी, पहले आपको 3 साल की मिली होगी, फिर आपने एक्सटेंशन की होगी। सो आपको अगस्त 2017 में जाके आपके अगर पूरे 6 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो अगस्त 2017 में आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है, एक्सटेंशन के लिए नहीं। 6 साल की बेस पे आप डिस्क्रिशनल लीव के बाद अप्लाई कर सकती हैं इंडेफिनिट। सो पहली बात तो वो। सेकंड, आपने पूछा जी लैंग्वेज कोर्सेज कौन से करने होंगे। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन जाती है और मेरा एक्सपीरियंस है, आपको कोई लैंग्वेज कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है इंडेफिनिट लीव अप्लाई करने की, आप डिस्क्रिशनल लीव की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। थर्डली, आपने 9 ईयर्स और मोर कहा कि बच्चे को यहाँ पे गुजर चुके हैं और वो स्कूल में जा रहा है और सारा कुछ कर रहा है, तो क्या हम 7 साल की बेस पे अप्लाई करें? आपने बिल्कुल 7 साल की बेस पे नहीं जाना, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी डिस्क्रिशनल लीव की बेस पे जाना है, क्योंकि वही आपके लिए बेस्ट चीज़ है। अगर आप 7 साल की बेस पे जाते हैं, आप एक डिस्क्रिशन के ऊपर जा रही हैं, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक डिस्क्रिशनल लीव ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, उसी की बेस पे अपने जाके इंडेफिनिट लीव अप्लाई करें। बिल्कुल उस रूट से आपने हटना नहीं है, पटरी से उतरना नहीं है आपने। फिर आपने पूछा बेनिफिट्स के बारे में कि बच्चों के बेनिफिट्स चल रहे हैं, क्या उसका कोई असर होगा आपके इंडेफिनिट लीव के ऊपर? उसका भी कोई मसला नहीं है, वो भी सब ठीक है, बिकॉज जब 3 साल की डिस्क्रिशनल लीव मिलती है तो उसके ऊपर आपको बेनिफिट्स मिलने अलाउड होते हैं। सो अगर आप बेनिफिट्स लेते रहे देन दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। और आपने जब इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है तो अपनी एप्लीकेशन सही तरीके से कीजिएगा, कोई गलती ना कीजिएगा, सही टाइम के ऊपर अप्लाई कीजिएगा और उसकी बेसिस पे इंशाल्लाह आपको कोई मसला होना नहीं चाहिए। और खुद मत कीजिएगा, प्लीज़ किसी वकील से कराइएगा।
ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नाज़रीन, अब हमारे आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, इंशाल्लाह इस हफ्ते मैं वेंसडे को मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात करूंगा, तो अगर आप वहां मिलना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुलाकात हो सकती है। बाकी सारा हफ्ता मैं इंशाल्लाह अपने फिंचली ऑफिस में होऊंगा। अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये पीडी एंड अदर्स केस के बाद जो आज हमने डिस्कशन भी किए, अगर आपका केस कहीं आने वाला है, कोर्ट में लगने वाला है या लगा हुआ है, आपकी डेट आ रही है, अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम टू डू इट। केस हार के, केस को रिफ्यूज करवा के, कोर्ट से जूते खा के मेरे पास नहीं आना। कोर्ट जाने से पहले मेरे पास आए तो मैं बहुत कुछ बेहतर कर सकता हूं। ऑलराइट जी, अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा इसी जगह इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज एंड गुड इवनिंग।